नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं आपका विवेक डेली अपडेट्स के इस वीडियो पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ खास खबरों पे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या की, जो हाल ही में सबसे बड़ी खबर के रूप में 5 अगस्त को दिखाया गया था। इसमें राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया और इसकी भूमि पूजन माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ये जो अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है, इस भव्य मंदिर का निर्माण और इसकी वास्तुकला नागर शैली के अनुसार किया जाएगा। अब ये नागर शैली होता क्या है, इस पे जान लेते हैं। ये आपके कला एवं साहित्य विषय पे कई इस तरह से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नागर शैली होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो महत्वपूर्ण वास्तुकला की नागर शैली उत्तर भारत में पाई जाती है। नागर शैली में मंदिरों का निर्माण मुख्यतः ऊंची वेदी यानी मंच या चबूतरा पर किया जाता है, जिसे जगती कहा जाता है। इन मंदिरों में गर्भगृह के सामने मंडपों का निर्माण किया जाता है और इस मंदिर में गर्भगृह के सामने मंडपों के बाद ऊपर शिखर पर शिखर स्थापित किए जाते हैं और गर्भगृह के ऊपर का शिखर सबसे ऊंचा होता है। तो और नागर शैली में आमतौर पर विस्तृत चहार दीवारी या फिर प्रवेश द्वार नहीं है, यानी कि उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री वॉल नहीं स्थापित किया जाता। और गर्भगृह के चारों ओर एक रिक्त स्थान होता है जो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल दोनों तरह के मंदिरों को यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है। दोनों में स्पष्ट अंतर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो हिंदू मंदिर के मूल रूप से जो वास्तुई रचनाएं हैं, उसमें कुछ खास बातें होती हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें पहला है गर्भगृह। गर्भगृह, अब आप लोग सोचेंगे ये होता क्या है। तो यह मंदिर का वह छोटा कक्ष होता है जिसमें मंदिर के मुख्य देवी देवता निवास करते हैं। तो ये जो गर्भगृह है, ये मंदिर का 3D स्ट्रक्चर है जो आप लोग देख सकते हैं। तो गर्भगृह इस स्थान पे बनाया जाएगा। इसके बाद दूसरा है मंडप। तो मंडप क्या होता है कि यह मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप के फाल नुमा कक्ष होता है, जिसमें प्राय बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। जैसा कि आप लोग इस 3D पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मंडप दिखाई देंगे। ये यहाँ पे 1 2 3 3 की संख्या पे यहाँ मंडप बनाया जाएगा राम मंदिर में। अगला है शिखर। शिखर मतलब कि जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका शिखर है। तो शिखर क्या होता है कि यह पर्वत की चोटी के समान रचना होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और जिसे प्राय गर्भगृह के ऊपर स्थापित किया जाता है। और ये आकार में पिरामिड की आकृति से लेकर वक्राकार तक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। और फिर होता है वाहन। वाहन क्या होता है? वाहन यह मुख्य देवता के वाहन होता है, जिसे सामान्यतः गर्भगृह की सीध में स्थापित किया जाता है। और अब जिस नागर शैली में ये प्रथम निर्माण नहीं है, प्राचीन काल में ऐसे कई निर्माण हो चुके हैं। जैसे कि नागर शैली की जो विभिन्न क्षेत्रों के आधार पे, जैसे उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में खजुराहो और सोलंकी इत्यादि आदि प्रकार की उप शैलियों में इसे विभाजित किया जा सकता है और इसकी निर्माण शैली आप लोग पूरे देश भर में देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि हाल ही में YSR कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य के, ये YSR कांग्रेस कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। जो अभी शासन है, जिनकी सत्ता है, वो YSR कांग्रेस की है। तो YSR कांग्रेस द्वारा सरकार द्वारा राज्य के लिए 3 राजधानियों के गठन पर अधिसूचना जारी की गई है, जिस पर प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 14 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी गई है। अब सरकार द्वारा जारी किए गए 2 अधिनियमों पर रोक लगाने तथा प्रदेश के लिए 3 राजधानियों के गठन संबंधी अधिसूचना के विरोध में उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थी। तो इसमें चर्चा का विषय यही रहा कि इन याचिकाओं के प्रत्युत्तर में अदालत ने क्या किया कि राजपत्रित अधिसूचना के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी तथा राज्य सरकार से 10 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए कहा। अब ये 3 राजधानियां कौन कौन सी, इनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
तो राजधानी जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 पारित किया गया था। तो राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई को जो ये आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम लागू किया गया और उसमें आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम को भी शामिल किया गया था। इस अधिनियम द्वारा राज्य के लिए 3 राजधानियों का मार्ग प्रशस्त किया गया था, जिसमें पहला है अमरावती, दूसरा है विशाखापट्टनम और तीसरा है कर्नूल। तो ये 3 राजधानियां डिसाइड की गई थी, जिसमें अमरावती को विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। जैसा कि आप लोग अब देख सकते हैं कि ये तीनों स्थान कहाँ पे हैं इस मैप की सहायता से। तो अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी थी? सबसे बड़ी आवश्यकता तो ये थी कि राज्य सरकार के अनुसार राज्य के अन्य हिस्सों की उपेक्षा करते हुए एक विशाल राजधानी शहर बनाने के विरुद्ध है। प्रदेश के 3 राजधानियां होने से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का समान रूप से विकास होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये तीनों अलग अलग क्षेत्रों में अवस्थित है और जो पूरे आंध्र प्रदेश को कवर करती हैं, और इनके अनुसार 3 राजधानियां होने से सभी क्षेत्रों का पूर्ण विकास होने की संभावना है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान का सुझाव देने के लिए गठित सभी प्रमुख समितियों की सिफारिशों में विकेंद्रीयकरण केंद्रीय विषय रहा था। तो इस समिति में जस्टिस बी एन श्री कृष्ण समिति, के शिवराम कृष्णन समिति और जी एन राव समिति आदि सम्मिलित थे। तो ये तो आप लोग सोचेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ 3-3 अगर राजधानी बन जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, इस राज्य का विकास होगा, इसके सभी क्षेत्रों का विकास होगा। लेकिन अब इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। तो अब इस समस्या को भी थोड़े सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो पहला है समन्वय और क्रियान्वयन संबंधी समस्या या आशंका। तो अलग अलग शहरों में स्थित विधायिका तथा कार्यपालिका मध्य समन्वय स्थापित करना कहने के लिए तो आसान है, परंतु करने के लिए काफी मुश्किल होगा तथा इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा इस संदर्भ में किसी योजना का विवरण नहीं दिया गया है, जिससे अधिकारी तथा आम नागरिक सभी इसके कार्यान्वयन को लेकर आशंकित हैं। और दूसरा है परिवहन लागत और समय। तो कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम, न्यायिक राजधानी कर्नूल से 7 किलोमीटर तथा विधायी राजधानी अमरावती से 400 किलोमीटर दूर है। तो जो आपका विशाखापट्टनम है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो आपका विशाखापट्टनम है, तो विशाखापट्टनम से आपकी न्यायिक राजधानी कर्नूल, आपका जो न्यायिक राजधानी कर्नूल होगा उसकी जो दूरी होगी वो 700 किलोमीटर है। और विधायी राजधानी अमरावती, तो इसकी दूरी होगी लगभग 400 किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर। इसी वजह से क्या होगा कि अमरावती तथा कर्नूल के मध्य 370 किलोमीटर की दूरी होगी, जिससे 3 राजधानियां होने से यात्रा में लगने वाला समय तथा लागत काफी महंगा साबित होगा। अब आपको अगर एक ही शहर में अगर ये तीनों चीजें मिल जाती है तो आपका पैसा बचेगा, आपका समय में बचेगा। जैसे कि बाकी राज्यों के शहरों में होता है कि वहीं उनका न्यायिक राजधानी भी होता है और वहीं उनका कार्यकारी राजधानी और विधायी राजधानी भी वहीं होती है। तो ये सब समस्याएं सामने आ रही हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या फैसला आता है उच्च न्यायालय का। आप लोगों का क्या ख्याल है दोस्तों कि ऐसा राजधानी बनाने से अगर फायदा होगा या फिर नुकसान? आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि किसी राज्य में अगर एक से ज़्यादा राजधानी होती है तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आंध्र प्रदेश है वो पहला राज्य है जो 3 राजधानियां करने की सोच रहा है। इससे पहले भी महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पूर्व के राज्य जम्मू और कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर कोई राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो महाराष्ट्र की 2 राजधानी है, मुंबई और नागपुर। नागपुर शीतकालीन सत्र के लिए राजधानी बनाया जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसकी राजधानी जो शिमला है, परंतु शीतकालीन में धर्मशाला को भी राजधानी बना दिया जाता है। वहीं पे पहले जो जम्मू कश्मीर था वहाँ जो श्रीनगर है वो राजधानी है, परंतु शीतकाल के लिए जम्मू को इसकी राजधानी बना दी जाती है।
तो आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताएं कि एक से अधिक राजधानी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है अपने अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जिसमें पहला है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र पीपीपी। तो ये हरियाणा सरकार ने नागरिकों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र का आरंभ किया है। बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ, जिसमें पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आ रहा है जो है परिवार पहचान पत्र। यह हरियाणा सरकार ने नागरिकों को विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र का आरंभ किया है, जिसमें परिवार पहचान पत्र पूरे परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा। इसके अलावा इसमें शीर्ष पर परिवार के मुखिया का नाम होगा। परिवार में नए सदस्यों के नाम उनके जन्म के ठीक बाद परिवार पहचान पत्र में जोड़ा जाएगा तथा लड़की की शादी के बाद उनका नाम उसके ससुराल के परिवार पहचान पत्र पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब इसका महत्व क्या होगा? तो इसका महत्व होगा कि परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार करना है। इसके साथ ही सभी कल्याणकारी योजनाओं को इसमें जोड़ा जाएगा ताकि हर परिवार को सभी सरकारी योजनाओं के लाभ विश्वसनीयता के साथ मिलता रहेगा और इसमें भ्रष्टाचार के मामले भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी खबर है बेरूत से। बेरूत जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये लेबनान की राजधानी है तथा देश का सबसे बड़ा शहर है। लेबनान के भूमध्य सागरीय तट पर ये केंद्र स्थित बेरूत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बंदरगाह है। तो ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में एक बड़े विस्फोट ने राजधानी बेरूत के बंदरगाह क्षेत्र को तबाह कर दिया और यह धमाका एक गोदाम में असुरक्षित तरीके से रखी 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। अब बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की तरफ, जिसमें पहला खबर निकल के आ रहा है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर की तरफ से। तो इनकी तरफ से कुछ संविदा पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आप 14/8/2020 तक अपने आवेदन यहाँ प्रेषित कर सकते हैं। तो इसमें व्याख्याता के कुछ पद हैं, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि विषयों के व्याख्याता के पद निकाले गए हैं, जिसमें आपको एक मुश्त पेमेंट 38,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षक कंप्यूटर अंग्रेजी माध्यम के लिए भी पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें आपको 35,400 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल अंग्रेजी माध्यम और प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के रूप में भी आपके लिए विज्ञप्ति निकाले गए हैं। और वहीं साथ ही साथ सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के भी पद आए हैं और भृत्य और चौकीदार के लिए भी कुछ पद निकाले गए हैं। तो अगर आप इन सब के लिए योग्य हैं तो अपने आवेदन पत्र कार्यालय के पते पर प्रेषित कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि मिडिल स्कूल के लिए भी प्रधान पाठक और शिक्षक गणित, विज्ञान और कला के भी कुछ पोस्ट निकाले गए हैं। साथ ही साथ प्राथमिक स्कूल के लिए भी प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक के पद निकाले गए हैं। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आप जरूर इसमें अप्लाई करें। इसका लास्ट डेट जैसा कि मैंने बताया कि 14 अगस्त है। तो 14 अगस्त से पहले अपने आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर के पते पर प्रेषित कर दें। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है कोरिया से सुकमा तक पग पग में होंगे राम के दर्शन। ये बात की जा रही है आपका जो राम वन गमन योजना है उसके तहत। इसमें क्या होगा कि जो जितनी भी वनवास से जुड़ी कथाएं हैं उनको इस पग पे जो भी चर्चित स्थल हैं वहाँ पे इसको संजोया जाएगा। तो इसके लिए सीएम भूपेश बघेल और मंत्रियों के सामने पर्यटन सचिव ने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें 147 करोड़ रुपए खर्च करके इस वन गमन पथ को डेवलप किया जाएगा और इसका काम इसी महीने से शुरू होगा। शिवरी नारायण ब्रिज के ऊपर भी लेजर लाइट शो यहाँ पे आयोजित की जाएगी, जैसा कि आपको कई पर्यटन स्थल में देखने को मिलते हैं। और हर तीर्थ स्थल के सामने भव्य प्रवेश द्वार बनेगा और उसके सामने भगवान राम की प्रतिमा होगी। तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।